फ्रेंड्स, आज की कहानी है ख्वाहिशों की अलमारी भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, छवि घर में बहू बनकर आ जाती है। वह सभी काम अच्छे से करती है, लेकिन शादी के 4 महीने बाद गौतम की माँ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। छवि सुलेखा की लिखी डायरी मधु और मोहित को व्हाट्सएप पर भेज देती है, जिससे मधु और मोहित भी डायरी को पढ़ लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है अपनी मम्मी के बारे में जानकर। मधु और मोहित का व्यवहार सुलेखा के प्रति बिल्कुल बदल गया था, जो सुलेखा से छिपा नहीं रहा। तो सुलेखा ने उन सब से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मधु अपनी भावनाओं को रोक न सकी। अब आगे मधु अपनी भावनाओं को रोक न सकी और रोते हुए उसने सबके सामने सुलेखा को उसकी सारी सच्चाई बता दी। अब सुलेखा को झटका लगा। उसे लगा कि मानो उसे सरेआम बदनाम कर दिया गया हो। वह यह झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई और झटके से नीचे बैठकर अपना मुंह हाथों से छुपाकर रोने लगी। उसे रोता देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। तब दादी ने आगे बढ़कर सुलेखा को संभाला और उसे चुप कराते हुए कहा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वह मेरी और गौतम की है। बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, वह तो बहुत छोटे थे और जो उनके सामने था वही सच है। पर आज इन दोनों की नज़रों में मैंने तुम्हारे लिए सम्मान और आदर देखा है। यह दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इन बच्चों ने यह कदम उठाया कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको। तभी गौतम भी सुलेखा के पास आए और बोले कि सुलेखा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने ही तुम्हारी मनचाही ज़िंदगी को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की और तुमने भी मेरे मन मुताबिक खुद को बदल लिया और जबान से कभी विरोध नहीं किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने दोनों बच्चों को अपने बच्चे समझकर उनकी इतनी अच्छी परवरिश की, जितनी कि उनकी सगी मम्मी भी नहीं कर पाती। गौतम की बात सुनकर सुलेखा ने अपना चेहरा ऊपर करके कहा, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है और जो कुछ भी हुआ है वह ईश्वर की मर्जी थी और उसके आगे हम सब मजबूर हैं। सुलेखा की यह बात सुनकर घर के सब लोग हैरान रह गए, लेकिन गौतम बोले, मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है और मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज से सुलेखा पर कोई बंधन नहीं होगा। वह जो करना चाहेगी वह कर सकती है और आज से मेरी ससुराल वाले हमारे घर और हम उनके घर जरूर जाएंगे और अभी कुछ दिन बाद मैं खुद उन सबको अपने यहाँ बुलाऊंगा। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। तभी मधु और मोहित बोले, मम्मी, आपने जो सीढ़ी बनाई थी वह देखनी है और एल्बम भी। तो सुलेखा को बहुत अच्छा लगा और वह बोली, सब लोग पहले खाना खा लो। तब गौतम बोले, आज दोनों समय का खाना नाश्ता बाहर से ऑर्डर किया जाएगा और हम सब मिलकर सीडी और एल्बम देखेंगे। यह सुनकर सब खुश हो गए और सुलेखा जाकर सीडी ले आई और उसे मोहित ने सीडी प्लेयर में लगा दिया और सब बैठकर देखने लगे। अपने बचपन की छोटी छोटी शरारतें देखकर दोनों बहुत खुश थे। सीडी देखते हुए सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। आज गौतम को एहसास हो रहा था कि उसने सुलेखा के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है। जब वह सीढ़ी में देखता है कि सुलेखा बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलती, उन्हें खाना खिलाती, पढ़ाती, मस्ती करती, कितनी अच्छी लग रही थी। और बीच बीच में गौतम का वीडियो भी था जिसमें वह बच्चों के साथ बैठे हैं और उन्हें खेलते देख रहे हैं, लेकिन उस समय भी उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। तभी मधु बोली, देखो मोहित, पापा हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं। सुलेखा ने गौतम को देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। यह देख छवि के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बोली, पापा जी, क्यों नहीं सब कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले? मधु और मोहित ने भी उसका साथ दिया। तब सुलेखा की सास बोली, मैं तो अभी यात्रा से लौटी हूँ, तो मैं घर पर रुक जाऊंगी और तुम सब घूमने चले जाओ। तब गौतम बोला, अगर तुम सब राजी हो तो हम सब तुम्हारे ननिहाल चलें। यह सुनकर सुलेखा चौंक गई और मधु, मोहित और छवि बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि जल्दी जल्दी अपने ननिहाल के लोगों से मिले। सबने हामी भर दी और फिर मोहित की दादी बोली, अरे जब सब लोग बहू के मायके जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। और हाँ गौतम बेटा, पहले उन लोगों से फोन पर हाल चाल पूछना, तब अपने घूमने आने की बात बताना। गौतम ने उसी समय वीडियो कॉल अपनी ससुराल लगाई और अपने ससुर जी से बात करके उनसे हाल चाल पूछा और फिर कहा, पापा, हम दोनों आपके नाती नातिन और बहू भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। क्या हम वहां आ सकते हैं? आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? इस पर ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे और वह बोले, आप भी कैसी बातें करते हैं दामाद जी?
क्या कोई भी बेटी का बाप अपने दामाद और उसके परिवार के आने पर परेशान होगा? बल्कि वह तो बहुत खुश होगा कि उसकी बेटी दामाद अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। बस आप यह बता दीजिए आप कब आ रहे हैं। हम सब आपके आने की खबर सुनकर इतना खुश हैं कि क्या बताऊं। तब गौतम बोले कि 2 दिन बाद हम सब आपके यहाँ पर पहुँचेंगे। यह सुनकर सुलेखा के पापा बोले, आप किस ट्रेन से आएंगे बता दीजिए ताकि मैं स्टेशन पर बेटे को भेज दूंगा। तब गौतम बोले, नहीं पापा, हम लोग अपनी गाड़ी से आएंगे, आप चिंता ना करें। हम घर से जब निकलेंगे तो आपको फ़ोन कर लेंगे और वहाँ पहुँचकर फिर से आपको फ़ोन कर देंगे। तब सुलेखा के पापा ने गौतम को आशीर्वाद दिया और फ़ोन कट कर दिया। इधर गौतम के घर में तो मानो जश्न का माहौल बन गया और सब ननिहाल जाने के लिए इतने उतावले थे कि बार बार सुलेखा से पूछ रहे थे कि वहाँ कौन कौन है और कैसे दिखते हैं। तब सुलेखा ने अपनी अलमारी से एक सीढ़ी निकाली और बोली, यह तुम्हारे मामा की शादी की सीढ़ी है जिसमें मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि तुम दोनों के 10वीं के एग्ज़ाम थे। सब लोग शादी की सीढ़ी देखने लगे और बीच बीच में सुलेखा से पूछते हैं कि यह कौन है। तब सुलेखा उन्हें बता दिया करती है कि यह तुम्हारी मौसी है, या जो भी रिश्ता होता वह बता देती। अचानक छवि बोली, मम्मी जी आपका मायका यहाँ से कितनी दूर है? तो सुलेखा बोली, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। तो सब बड़े खुश हुए। मधु बोली, मैं कल अपने घर जाकर मम्मी जी से पूछकर पैकिंग करके कल रात तक आ जाऊंगी। तब सुलेखा बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सास से फ़ोन पर अभी बात कर लेती हूँ और फिर तुम दामाद जी से फ़ोन पर बात कर लेना। तुम्हें क्या पैकिंग करना है तो वह तुम दोनों का सामान पैक करके यहीं ले आएंगे। यह सुनकर मधु बहुत खुश हुई और बोली, क्या आइडिया निकाला है मम्मी आपने। तब सुलेखा ने मधु की सास को फ़ोन करके बेटी और दामाद को उनके ननिहाल ले जाने की इजाज़त मांग ली। फिर मधु ने अपने पति संजय को फ़ोन करके यह खबर दी, हम सब मेरे ननिहाल जा रहे हैं तो प्लीज़ तुम अपने कपड़ों के साथ साथ मेरे भी कपड़े जो मैं बता रही हूँ वह भी एक बैग में पैक करके कल शाम तक यहाँ पर आ जाओ क्योंकि हम सब परसों सुबह अपनी गाड़ी से नानी के घर चलेंगे। यह सुनकर संजय ने भी पैकिंग शुरू कर दी। इधर छवि सुलेखा ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मम्मी जी की तो पैकिंग पहले से ही तैयार थी। अगले दिन संजय भी बैग लेकर दोपहर तक आ गया। फिर सब लोग सुबह ही गाड़ी से सुलेखा के मायके के लिए निकल पड़े। जल्दी ही वह सब सुलेखा के घर पहुंच गए तो वहां उन्होंने देखा घर के दरवाजे पर सब लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यह देखकर गौतम बड़े खुश हुए और उन्हें दुख भी हुआ। उन्होंने अपनी गलती की वजह से इतने साल बेकार गवा दिए, जबकि यह लोग कितने प्रेम भाव से हमारा स्वागत कर रहे हैं। फिर सुलेखा आगे बढ़कर अपने पापा और मम्मी के गले लगकर रोने लगी। फिर उसने अपने बेटे मोहित और छवि को इशारा कर अपने मम्मी पापा से कहा, यह दोनों आपके नाती और उसकी बहू है। और मधु और संजय को इशारा कर यह कहा, यह आपकी नातिन और दामाद है। दोनों बच्चों ने जैसे ही अपने नाना नानी के पैर छुए उन्होंने बीच में ही रोककर अपने गले लगा लिया। फिर मामा मामी और मौसा मौसी से भी मिले। फिर सब लोग घर के अंदर आए और हंसी खुशी बातें करने लगे। तभी 2 बच्चे जो करीब 16 साल का लड़का और लड़की थे, 2 बच्चे जो कि 10 और 14 साल का लड़का लड़की थे, वह अलग खड़े थे। आए हुए मेहमानों को देखकर खुश तो थे पर सामने आने से झिझक रहे थे। तभी मोहित की नज़र उन पर पड़ी तो उसने अपने नाना जी से पूछा। तब उन्होंने बताया, तुम्हारे मामा के और मौसी के बच्चे हैं जो रिश्ते में तुम्हारे भाई और बहन लगते हैं, जाकर मिल लो। उन सब ने जब अपनी बुआ और मौसी को पहली बार देखा है तो सामने आने से झिझक रहे हैं। यह सुनकर मधु, संजय, मोहित और छवि सब उठकर उन लोगों के पास गए। जल्दी ही उन सब की दोस्ती भी हो गई। तभी नानी, मौसी और भाभी चाय नाश्ता ले आई। फिर सब ने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। मधु, मोहित के साथ साथ गौतम को भी बिल्कुल नहीं लगा कि वे इन सबसे पहली बार मिल रहे हैं। इतना प्यार अपनापन देखकर सब भावुक हो गए। इसी हंसी खुशी और शहर के आसपास घूमने की जगह देखकर पिकनिक वगैरह मनाने में समय का पता ही नहीं चला। सुलेखा, मधु, छवि भी नानी, मौसी और मामी के साथ मिलकर घर के काम जल्दी जल्दी निपटाकर खूब बातें करती। इसी खुशी के माहौल में एक हफ्ता कैसे बीत गया किसी को भी नहीं पता चला। इस ननिहाल के घूमने आने के कारण गौतम और सुलेखा के बीच की दूरियां भी अब बहुत कम हो गई थी और गौतम, जो कि बहुत ही गंभीर रहते थे, वह भी हंसी खुशी के माहौल में बदल गए और अब सबसे अच्छी तरह बात करना, मजाक करना उन्हें भी अच्छा लगने लगा। इधर घर में सबके ग्रुप बन गए थे। मोहित, संजय और दोनों ममेरे और मौसेरे भाइयों का।
मधु, छवि और ममेरी और मौसेरी बहनों का, सुलेखा भाभी और बहन का, और नाना नानी, मामा पापा और गौतम की मम्मी का। सब अपने अपने साथ के लोगों के साथ खूब मस्ती कर रहे थे कि एक दिन गौतम ने सुलेखा से कहा, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो सुलेखा ने अपनी मम्मी को कहा। जैसे ही सबको पता चला कि गौतम जाने के लिए कह रहे हैं तो सब मना करने लगे। गौतम से बोले, हमसे कोई गलती हो गई जो आप जाने के लिए कह रहे हैं। तब गौतम बोले, नहीं, आप सबके साथ रहकर तो मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, दुकान भी तो इतने दिन नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तब सुलेखा के पापा बोले, कहते तो आप ठीक हैं, पर अब जल्दी जल्दी आने का प्रोग्राम बनाया कीजिए, क्योंकि अब बच्चों को देखने के बाद इनसे दूर रहना मुश्किल हो गया है। तब गौतम बोले, तो क्या हुआ, जब भी आपका मन करे आप हमारे यहाँ आ जाना, जब हमारा मन करेगा तब हम आ जाया करेंगे। यह सुनकर सुलेखा के मम्मी पापा बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने अपनी बेटी और दामाद की विदाई की तैयारी की और सबको उनके अनुसार उपहार, मिठाई आदि देकर आंसू भरी आंखों से विदा किया। मधु और मोहित का तो मन भी नहीं था वहां से आने का, तो उन लोगों ने सबसे वचन लिया कि जल्दी ही वह सब उनके घर आएंगे। तब मामा मामी, मौसा मौसी, उनके बच्चे और नाना नानी ने उन्हें प्रॉमिस किया। उसके बाद सब लोग अपने घर आ गए। घर आकर मधु और मोहित सुलेखा से बोले, मम्मी, आपके घर के लोग कितने मिलनसार और हंसमुख है, कितने प्यार से वह हमसे मिले, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं वहाँ पहली बार गया हूँ। तब सुलेखा हंसते हुए बोली, हाँ बच्चों, ननिहाल ऐसा ही होता है और वहाँ के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। तब मधु बोली, काश जब हम छोटे थे तब से ही ननिहाल गए होते तो हम भी अपने मामा और मौसी की शादी में शामिल हो पाते। तब छवि बोली, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, देर आए दुरुस्त आए। उसी दिन शाम को मधु और संजय अपने घर चले गए और छवि और मोहित अपने कमरे में सोने चले गए। इधर गौतम भी सुलेखा के साथ अपने कमरे में था। कमरा तो वही था, पर उसमें साथ रहकर भी दिल से दूर रहने वाले अब दिल से करीब आ चुके थे, इसलिए कमरे का माहौल भी खुशनुमा सा लग रहा था। अगले दिन जब सुलेखा सुबह सोकर उठी तो उसके लिए आज का सूरज जीवन में एक नयापन, नई खुशियों को लेकर आया था। तभी उसकी नज़र छवि पर पड़ी जो किचन में चाय बना रही थी। सुलेखा ने छवि को जाकर धन्यवाद दिया और कहा, भगवान ऐसी बहू सबको दे जो घर में रह रहे सदस्यों की भावनाओं को समझे और सूझबूझ के साथ उस समस्या को दूर करके सबको साथ लेकर चले। तब छवि उसकी बात समझ गई और झट से सुलेखा के गले लगकर कहा, अब तो आप अपनी अलमारी बंद नहीं करेंगी। और इतना सुनते ही दोनों सास बहू जोर से हंस पड़ी। फ्रेंड्स, ख्वाहिशों की अलमारी कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।